ओके, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हमने देखा माइक्रोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा जो दिखाई देंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये आ जाता। और इसमें जब केमिकल एनालिसिस करते हैं मैक्रो में, तो मैक्रो में दिखाई देते हैं प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या जिन्हें कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और दूसरा दिखाई देता फैट या जिसे कहते हैं लिपिड। अब देखिए लिपिड में दो बातें हम लोग को अच्छी तरह से याद करनी है। ये लिस्ट हो गई माइक्रो की, ये लिस्ट होगी मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। जब और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जब हम प्रोटीन की एनालिसिस करते हैं, पॉलीसेक्राइड की एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि प्रोटीन में तो अमीनो एसिड रखे हुए हैं। प्रोटीन तो अमीनो एसिड से मिलकर के बन रही। पॉलीसेक्राइड में तो मोनोसेक्राइड्स कई सारे जुड़े हुए हैं। पॉलीसेक्राइड बेसिकली मोनोसेक्राइड्स के नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड से जुड़ के बन रहे हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं पॉलीसेक्राइड। और प्रोटीन जो है वो इन अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं। वैसे ही दिखाई दे रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दे हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट, यानी अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स में देखते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में तमाम सारी न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे। तो इसका मतलब माइक्रो और मैक्रो अलग अलग नहीं है, बल्कि माइक्रो से ही मैक्रो बना है। इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, प्रीकर्सर ऑफ मैक्रो। प्रीकर्सर का मतलब प्री रिक्वायर्ड कौन है, मैक्रो का प्री रिक्वायर्ड कौन है, मैक्रो किससे मिलकर के बन रहा है, तो वो बन रहा है माइक्रो से। और ज्यादातर हम देखेंगे फैट को छोड़ दें तो सभी जो हैं वो पॉलीमर है। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर है कौन, प्रोटीन्स। यहां पे कौन सा फिनोमेना चल रहा है, पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कई सारी अमीनो एसिड जुड़ती जाएंगी, एक अमीनो एसिड जुड़ी, दूसरी जुड़ी, तीसरी जुड़ी, इस तरीके से प्रोटीन बन जाती हैं। इसीलिए प्रोटीन का एक और नाम होता है पॉलीपेप्टाइड, ये आप याद रखें। तो तमाम अमीनो एसिड से जुड़ करके प्रोटीन बन गए, इसलिए हम कहेंगे प्रोटीन का प्रीकर्सर अमीनो एसिड है। प्रोटीन अमीनो एसिड की पॉलीमर है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एक ही जैसी यूनिट जुड़ती जाए तो इस फिनोमेना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वैसे ही पॉलीसेक्राइड भी पॉलीमराइजेशन है मोनोसेक्राइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बन रहे हैं। लेकिन जब यहां पहुंचते हैं हम फैट में, तो फैट इज नॉट ए पॉलीमर। लिपिड या फैट इज नॉट ए पॉलीमर। प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर हैं, लेकिन फैट पॉलीमर नहीं है। फैट में कोई एक ही यूनिट नहीं जुड़ रही है, बल्कि फैट में हम देखते हैं इसमें दो कंपोनेंट है सीधे सीधे, एक है ये फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। कुछ मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, ये मिलकर के बना रहे हैं क्या, फैट। तो ये सब पॉलीमर हैं, लेकिन फैट इज नॉट ए पॉलीमर, इट इज नॉट ए पॉलीमर। इसको आप पॉलीमर कह के इसका अपमान ना करें। क्यों, क्योंकि पॉलीमर ये तीनों हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन फैट या लिपिड पॉलीमर नहीं है। दूसरा हमने कहा, दो बातें बताई थी। दूसरा हम देखते हैं कि जब हम इस फैट को पढ़ते हैं, फैट को जब हम पढ़ते हैं तो फैट का साइज दिखाई देता है लेस देन 800 डाल्टन साइज है। एक बात तो ये हो गई, कौन सी,
पॉलीमर नहीं है। दूसरी बात, इसका साइज जो है ये लेस देन है, लेस देन 800 डाल्टन है। और अगर लेस देन 800 डाल्टन तो छोड़ दिए, अगर 1000 से भी कम हो गया तो क्या मैक्रो में रखा जाएगा? बोलो। नो सर। तो ये मैक्रो में कैसे रखा हुआ है? कहने लगे ये एक्सेप्शन है। क्या नहीं है सर? ये फिल्ट्रेट में नहीं होगा। नहीं, फिल्ट्रेट में तो नहीं होगा मालूम है, लेकिन साइज के हिसाब से तो देखिए आप, साइज के हिसाब से तो माइक्रो में होना चाहिए इसे। तो कहते हैं कि फैट इज ए एक्सेप्शन, फैट एक अपवाद है, इसलिए हम इसको मैक्रो में रख रहे हैं। लेकिन कहने लगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये क्या सिर्फ साइज पे डिपेंड करेगा? उनके कैरेक्टर में नहीं डिपेंड करेगा? साइज ज्यादा मैटर करेगा कि कैरेक्टर ज्यादा मैटर करेगा? राजा बनने के लिए कहने साहब बड़े को राजा बनाया जाएगा, कहीं बड़े के अंदर राजा के कैरेक्टर भी है कि नहीं, खाली बड़ा ही है? सिर्फ बड़ा ही होना जरूरी है कि कैरेक्टर भी होने जरूरी है उसके अंदर? सर कैरेक्टर्स भी होने जरूरी है। कैरेक्टर देखे गए तो सारे कैरेक्टर फैट के इशारा कर रहे हैं किधर को? मैक्रो मॉलिक्यूल को। साइज को अब अभी आप ओवरलुक कर दीजिए, साइज को आप हटा दीजिए दिमाग से, तो हम देख रहे हैं कि फैट का जो केमिकल नेचर है, जो उसका फिल्ट्रेट प्रोसेस है, रेटिनेट है, वो एसिड इंसॉल्युबल है, सारे कैरेक्टर जो है किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? मैक्रो की तरफ। तो कैरेक्टर वाइज फैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, कैरेक्टर वाइज फैट इज प्लेस्ड इन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। तो क्या हम फैट को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं फैट को? यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं कह सकते हैं। यस सर। काहे की कनेक्टिंग लिंक? पूरी तरीके से मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है, तुम लोग को चाहे जहां लुढ़का दो, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है, कोई इसका कनेक्टिंग लिंक नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। साइज को ओवरलुक कर देंगे तो कौन है भल्लाल देव, कौन है बाहुबली? कहीं साहब राजा तो बाहुबली बनेंगे, कैरेक्टर है उसके पास, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है, वो एक ही तो रहेगा। छोटे बड़े के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा। कंप्लीटली फैट इज ए मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, इसको आप लिख देंगे फैट इज प्लेस्ड इन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल ओनली, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, फैट इज प्लेस्ड इन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। According to their characters. नोट कर लीजिए पूरी बात। और इसी से हमारी लिस्ट बन गई मैक्रो और माइक्रो। इसी से हमारा पैटर्न बन गया पढ़ने का कि अगर हमें प्रोटीन पढ़नी है तो पहले क्या पढ़ेंगे? अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। हाँ, पॉलीसेकेराइड पढ़नी है तो पहले क्या पढ़ेंगे? मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। फैट पढ़ना है तो पहले किसके बारे में जानेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में। और इसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने से अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं, अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इतना आपने जरूर पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी किसकी होती है? कार्बन की। बस इतनी ऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए, बाकी सब हम पढ़ा दें।
4 वैलेंसी आपको फुलफिल करते रहना है, बाकी सब आप पढ़ लेंगे आराम से। स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए प्लीज। हाँ अभी कर दे रहे हैं। ठीक बेटा, अब यहीं पे देखो हमारी लिस्ट बन जाती है, एक लाइन और लिख लेंगे। लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल इज कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। इन सब में भी जो सबसे लार्जेस्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है। बायोमॉलिक्यूल्स आर न्यूक्लिक एसिड्स। नोट कर लीजिए, शुरू से लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिनका छूटा हुआ है या लेट ज्वाइन किया है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ले लिया? नोट कर लिया? नोट हो गया बेटा? नोट कर लिया? अब देखिए, बायोमॉलिक्यूल हम लोग कैटेगराइज कर दिया। इसमें एक आखिरी बात आपको बताते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। सो biomolecules are categorized into 4 प्रोटीन्स, या जिन्हें कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। यही आपका होमवर्क है, ये आपको याद रखना है। कल से हम इसी टॉपिक को शुरू करेंगे। दूसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा पढ़ेंगे फैट या लिपिड, चौथा पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स, या जिसे कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो जितने भी कंपोनेंट लिखे हुए हैं, इन्हीं को एक और नाम भी देते हैं, प्राइमरी
मेटाबोलाइट्स, फिर आल्सो नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या सिंपली मेटाबोलाइट्स। ऐसा क्यों? और ऐसा है तो एक बात से दूसरी बात निकलती है, अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है तो कोई ना कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी तो होगा, होता है। कौन है उसको देखते हैं। तो मेटाबोलाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जानते हैं जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये जितने भी प्रोसेस हैं प्लांट्स एनिमल्स में, वो सारे प्रोसेस कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो कंपोनेंट हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, दे टेक पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली, इसलिए इनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कुछ ऐसे भी कंपोनेंट आपको मिलेंगे जो कि दिखाई देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रिलीज होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या ना ही इनडायरेक्टली करते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वो आपको बताते हैं। तो इसकी डिफाइन कर लेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली। इसी तरह से दूसरे हो जाते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि पिगमेंट्स हैं, ठीक है, एल्केलॉइड है, रबर है, रेजिन है, तमाम के तरीके के नेक्टर है, तमाम तरीके के सेंट होते हैं। ये प्लांट से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं? रबर प्लांट रबड़ रिलीज कराता है तो क्या वो रबड़ के टायर बना रहा है? ये रबड़ की कोई परत बना रहा है? रबड़ की कोई लेयरिंग कर रहा है अपने ऊपर? कुछ, उसे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये वो तो है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं हो रहे हैं, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। तो इनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नॉट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये नहीं कि ये डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली करेंगे, ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। फिर क्या है ये जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये किसी फर्दर उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये पूरी कहानी आप याद रखें। कोई डाउट किसी को? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कोई डाउट? और इस तरीके से अब हमने चैप्टर के अंदर अपनी एंट्री कर ली है, पूरी बातें हो चुकी हैं। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ये हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया कि बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे ये 4 टाइप के हैं। इन्हीं को पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और इन्हें हमने 2 कैटेगरी में बांटा समझने के लिए कि यही मेन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। और अब आप इसको बुक से पढ़ेंगे, प्रोटीन नहीं पढ़ेंगे, फैट नहीं पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ेंगे,
तो इसमें आप पेज नंबर 144, 45, 146, 147, 148 तक चले जाइएगा। इसे आप देखिएगा, समझिएगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ने से पहले अमीनो एसिड, अमीनो एसिड पढ़ लेंगे, अमीनो एसिड को जोड़ते चले जाएंगे तो प्रोटीन पढ़ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है तो पहले मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स को जोड़ देंगे तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाएंगे। फैट पढ़ने से पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो फैट बन जाएगा। और उसका क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सब बातें हम लोग कल वाले क्लास में करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख ही लिया होगा। ठीक है, थैंक यू।